मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं सच्चाई की तस्वीर पर मिडिल ईस्ट हेडलाइंस शो। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान के IRGC का सख्त बयान, कहा इस बार 2 प्रॉमिस 2 से भी ज्यादा कातिलाना जवाब मिलेगा। अमेरिका ने रूस को हराने के लिए चला बड़ा दांव, पहली बार यूक्रेन को मिल सकती है मजबूती। जुनूबी गजा पर इजरायली हवाई हमले, तेज मकान और दुकानें मलबे में तब्दील। गजा की भूख में घुला बारूदी जहर, रोटियां तक मलबे और धुएं में दब गईं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली नेवी का हमला, 317 कारकुन गिरफ्तार। कोलंबिया ने इजरायली डिप्लोमैट्स को बाहर निकालने का ऐलान किया। स्पेन ने भी इजरायली चार्ज d'affaires को किया तलब। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप भारत के किस शहर या किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान की विशेष क्रांतिकारी सेना ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 की पहली बरसी पर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर दुश्मन ने फिर हमला किया तो जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और नुकसानदेह होगा। सेना के बयान में कहा गया, ट्रू प्रॉमिस 2 सिर्फ दुश्मन की कार्रवाई का कड़ा जवाब था, लेकिन इस बार कुछ और होगा। अब एहसान और नरमी का दौर खत्म हो चुका है। उनका इशारा साफ है, हर नई गलती पहले से ज्यादा खतरनाक अंजाम लेकर आएगी। यह बयान सिर्फ सैन्य चेतावनी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। यह बताता है कि इलाका फिलहाल बेहद अस्थिर माहौल में है। छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। इधर अमेरिका ने भी बड़ा फैसला लिया है। वह यूक्रेन को रूस के भीतर मौजूद ऊर्जा ढांचे और अन्य लंबे फासले वाले ठिकानों की खुफिया जानकारी देगा, ताकि यूक्रेन सीधे रूस की रीढ़ पर वार कर सके। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि नाटो के साथी देशों से भी यही गुजारिश की गई है। यूक्रेन को जानकारी दो और बताओ कि रूस के भीतर कौन से अहम ठिकाने कहां हैं। रिपोर्टों के मुताबिक यह अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव है और इस पर हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। दोस्तों, ट्रंप ने रूस के खिलाफ अपना लहजा और सख्त करने के बाद यह कदम उठाया है। मकसद साफ है, रूस की 3 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए दबाव डालना। जब हमले होंगे तबाही और गहरी होगी। निशाना बिल्कुल सटीक जगह पर लगेगा और जब पूरी खुफिया जानकारी मुहैया करवाई जाएगी तो जाहिर है रूस की कमर पर चोट पड़ेगी। यह नई नीति यूक्रेन को बचाव की मुद्रा से निकालकर हमले की राह पर डाल सकती है। यानी सिर्फ बचाव नहीं, अब जवाबी वार। यूक्रेन और मजबूत हो सकता है। यह रूस के लिए सीधा संदेश है कि अमेरिका अब सिर्फ बयानबाजी में नहीं रहेगा, बल्कि सीधे मैदान में उतरेगा। लेकिन खतरा यह भी है कि रूस इसे नाटो की तरफ से जंग को बढ़ाने का नाम देकर सीधा जवाबी हमला कर दे, और रूस ऐसा करेगा भी, इतिहास यही कहता है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन की जंग अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया मदद से यूक्रेन रूस के अहम ठिकानों को टारगेट कर सकता है और शायद जंग का रुख बदल भी सकता है। अब बात गजा की। गजा का दक्षिणी इलाका फिर से बमबारी की आग में जल रहा है। इजरायली लड़ाकू जहाजों ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। चश्मदीदों का कहना है गजा की खामोशी को धमाकों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। जगह जगह आग और धुएं के बादल छाए हुए हैं। फिलिस्तीनी सूत्रों का कहना है कि रिहायशी इमारतें, दुकानें, कई इलाके और यहां तक कि पनाह देने वाले शिविर भी इस बमबारी की जद में आए हैं। हमारा सवाल यह है, क्या ये सब इजराइल की वो जंगी तैयारियां हैं जो आखिरी अल्टीमेटम के बाद शुरू हुई हैं, या ये गजा की तबाही को मुकम्मल करने की एक और कोशिश है? सोचने वाली बात है। याद दिला दूं, इजरायली हुकूमत ने कल ही गजा सिटी के लोगों से कहा था पूरा शहर खाली कर दो, और जो लोग इस चेतावनी के बाद वहीं रुकेंगे उन्हें हम आतंकवादी मानेंगे। फिर जो कुछ होगा आतंकवादी मारो। इसी तर्क के सहारे आम लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। सोचिए, यह क्या तर्क है, जब भूखा आदमी छत के नीचे बैठा हो तो उसे आतंकवादी कैसे कह दिया जाए? यह वही राजनीति है जो इंसानों को नाम देकर उनसे इंसानियत छीन देती है। गजा में अब भूख के साथ बारूद की कड़वाहट मिल गई है। रोटियां, आटे की लोइयां सब मलबे और बारूद की धूल में लिपट गए हैं। एक गरीब घर में चूल्हा जला, तंदूर में रोटियां सिक रही थीं, और तभी किसी लड़ाकू जहाज का गोला गिरा। चंद लम्हों में मकान ध्वस्त हो गया, दीवारें बिखर गईं, घर रेत बन गया। बच्चे और बुजुर्ग राख और पत्थरों के ढेर से किसी तरह बाहर निकले, जिंदा तो रहे, पर उनके हाथों में न दौलत रही न कोई सामान। बस एक तकिया, एक गद्दा और 2-4 लोइयां आटे की, वही सब कुछ जो धुएं और आग से बचा था।
सोचिए, कोई मां रसोई में रोटियां बनाते बनाते अपने बच्चे से कहे जल्दी खा लो, और उसी वक्त खाने में धूल मिल जाए, बारूद की बदबू मिल जाए, क्या उस घर में भूख बनी रह पाएगी? नहीं। उस वक्त बची रहती है सिर्फ जिंदा रहने की भूख, पेट की भूख नहीं, अस्तित्व की भूख। और यह कहानी कोई आंकड़ा नहीं है, न कोई रिपोर्ट का सिर्फ शीर्षक या मानवीय मर्ज की तस्वीर है। जब हम इस सबको सिर्फ सैन्य अभियान कहकर टाइप करते रहेंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? सवाल वही रहेगा, किसकी जंग है ये और किसके लिए मौत नियमित हो चुकी है। अब बात फ्लोटिला की। गजा जाने वाले काफिले पर इजराइल ने समंदर में हमला किया और उनका बयान था, हमने बस रोक कर रखा। पर दुनिया देख रही है, तस्वीरें और गवाह यह कहते हैं कि यह रोकना नहीं, यह हमला था। इजरायली नौसेना ने कहा कि 317 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह वाकया बताता है कि बड़ी बड़ी बातें और आधिकारिक बयान अक्सर असलियत के ऊपर धूल फेंकने के लिए होते हैं। गजा के जख्मों पर नमक रगड़ा जा रहा है, इसी तरह मदद पहुंचाने निकले लोगों को रोका जा रहा है। दोस्तों, गजा की घेराबंदी तोड़ने निकले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली नौसेना ने हमला बोल दिया। अब तक 21 जहाजों पर कार्रवाई की गई और 317 शांतिप्रिय कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दर्जनों देशों, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, तुर्की, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन समेत के नागरिक उस काफिले में थे जो गजा की भूखी और प्यासे आबादी के लिए रोटी और दवा लेकर जा रहे थे। फ्लोटिला ट्रैकर बताते हैं कि 19 जहाजों का अब कोई पता नहीं। 4 जहाज अभी भी गजा की तरफ जा रहे हैं। कुछ जहाजों से सिग्नल गायब हो चुके हैं। कैमरे और कम्युनिकेशन सिस्टम अचानक जाम कर दिए गए। इजराइल का कहना है कि गिरफ्तार लोगों को अशूत पोर्ट ले जाया जा रहा है और वहां से उन्हें यूरोप भेज दिया जाएगा। पर सवाल उठता है, क्या सच में मामला इतना सरल है? दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि इंसानी मदद का काफिला किस तरह जंगी जहाजों के घेरे में फंस गया। सबने देखा कि किस तरह मनुष्य पहचान वाले लोग अचानक सुरक्षा के नाम पर रोके गए। तो सवाल यही है, क्या ये लोग अमन का पैगाम लेकर निकले थे या इनके हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां थीं? क्या जो मदद लेकर जा रहे थे उनके लिए गजा के भूखे बच्चों की तकदीर बस बारूद और भूखमरी रहकर ही खत्म होगी? और अब जो लोग फ्लोटिला से उठाए गए, उनके साथ जो हो रहा है, क्या वह एक बड़ा तमाशा नहीं है? हिरासत, डिपोर्टेशन की बातें, सिग्नल कटना, कैमरों का जाम होना, यह सब एक ही तरफा कहानी बताते हैं। मदद पहुंचाना अब भी एक अपराध बन सकता है। यह मामूली घटना नहीं है। यह न सिर्फ एक सूचनात्मक मसला है बल्कि एक नैतिक सवाल है। हम आपस में क्या कर रहे हैं? जब इंसानियत की रसद को रोका जा सकता है तो कौन तय करेगा कि सुरक्षा की परिभाषा किसके हित में है? दोस्तों, कोलंबिया ने इजराइल की पूरी दूतावास टीम को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। वह कदम उसी घटनाक्रम का नतीजा है जिसमें गजा को मदद पहुंचाने वाले काफिले पर इजरायली हमला हुआ और 2 कोलंबियाई नागरिकों की गिरफ्तारी हुई। और फिर क्या हुआ? आदेश इजराइल की कूटनीति की जमीन हिल गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा है, इजरायली काफिले पर हमला और नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद दूतावास का पूरा प्रतिनिधित्व बाहर भेज दिया जाए। यानी अब कोलंबिया और इजराइल के बीच रिश्तों पर खून की पट्टी सी लग गई है। पेट्रो का तर्क साफ है, जब इंसानियत के काफिले पर हमला हो तो कूटनीतिक शिष्टाचार की जगह खत्म हो जाती है। उन्होंने इजराइल पर खूनी घेराबंदी और जबरन सैन्य कार्रवाई का इल्जाम लगाया है। दोस्तों, लैटिन अमेरिका के कई देशों ने पहले भी खुलकर फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाई है, लेकिन कोलंबिया का यह फैसला एक नई राजनीतिक लकीर खींचता है। सवाल उठता है, क्या अब बाकी लैटिन अमेरिकी देश भी इसी राह पर चलेंगे और इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे? यह सिर्फ कूटनीतिक थिएटर नहीं है, यह एक वैश्विक राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत है। और यूरोप भी शांत नहीं बैठा। गजा जाने वाली फ्लोटिला पर हमले के बाद स्पेन ने इजराइल के शीर्ष प्रतिनिधि को अपनी विदेश मंत्रालय बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। स्पेन ने कहा कि उस काफिले में 65 स्पेनिश नागरिक सवार थे। उनकी गिरफ्तारी और उत्पीड़न ने स्पेन को झकझोर दिया है। याद रहे, पिछले साल ही स्पेन ने फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता दे दी थी और तब इजराइल ने अपना सफीर वापस बुला लिया था। अब स्पेन ने इजराइल के चार्ज d'affaires को भी मंत्रालय में तलब करके स्पष्ट कर दिया है कि गजा की नाकेबंदी तोड़ने वालों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की ने भी खामोशी तोड़ी है। फ्लोटिला पर हुए हमले के सिलसिले में तुर्की ने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है और मामले को अदालतों तक ले जाया जा रहा है। इस्तांबुल से इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक हिंसक मुठभेड़ नहीं रह गया, यह कूटनीतिक, कानूनी और राजनीतिक मोर्चों पर एक तेज टकराव बन गया है। देशों के बीच रिश्ते अब मानवीय मदद के बहाने पर भी टूट रहे हैं।
सवाल वही रहता है, जब सक्षम राष्ट्रों ने इंसानी मदद पहुंचाने वालों पर कार्रवाई को सुरक्षा कहकर जायज ठहरा दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय हकों की मर्यादा किसके पास बचती है? इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर दफ्तर ने ऐलान किया है कि 24 तुर्की नागरिकों की गिरफ्तारी पर बाकायदा जांच शुरू कर दी गई है। ये गिरफ्तारियां तब हुई जब इजरायली नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय पानी में इंसानी मदद का काफिला रोक लिया। तुर्की, यूरोप और अमेरिका के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस बयान में एक बार फिर मावी मरमरा की याद ताजा कर दी गई। याद है आपको, 2010 में भी ऐसा ही हमला हुआ था और उसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति और इतिहास दोनों में दर्ज हो गया। अब ताजा खबरें कहती हैं कि कुछ जहाज नाकेबंदी को चकमा देकर गज्जा के तट के बेहद करीब पहुंच गए। फ्लोटिला आयोजकों का कहना है कि माइकेनो नाम का जहाज गज्जा से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। बाद में रिपोर्ट आई कि जब जहाज गज्जा का तट नजर आने के एक करने का लगा, तभी अचानक उसका सिग्नल और संपर्क दोनों गायब हो गए। अब यह जहाज कहां है, किसी को नहीं पता। इससे पहले अल जजीरा के संवाददाता हसन मसूद, जो माइकेनो जहाज पर सवार थे, उन्होंने बताया था कि वे गजा की समुद्री सीमा में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अचानक खामोशी छा गई। ब्राजील ने भी इजराइल की इस कार्रवाई की आलोचना की है। उसने साफ कहा है, अंतर्राष्ट्रीय पानी में मानवीय मदद रोकना काबिले बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, सवाल वही है, जब रोटी और दवा लेकर निकलने वालों के रास्ते पर जहाजी बेड़े खड़े कर दिए जाते हैं, तो यह सिर्फ नाकेबंदी नहीं होती, यह इंसानियत की सांस रोक देने वाली दीवार बन जाती है। ब्राजील ने स्पष्ट किया है कि इस तरह से मदद पहुंचाने वाले लोगों को पकड़ना कहीं से भी इंसानी हक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। इस घटनाक्रम में 15 ब्राजीलियन नागरिक भी शामिल हैं, इसलिए ब्राजील का गुस्सा और चिंता जायज मानी जा रही है। इजराइल ने गजा के सेंट्रल इलाके दीर अल बला में फ्लोटिला पर ओपन फायरिंग की है। इसका मतलब है कि समुद्र के जहाजों और नावों से गजा के तट पर मौजूद आम लोग और मदद के लिए आए फ्लोटिला पर हमला किया गया। इस फ्लोटिला में कई कुवैत के नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें इजराइल ने पकड़ लिया है। कुवैत की तरफ से फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इजराइल ने इस अभियान में बड़े पैमाने पर समुद्री और हवाई निगरानी के साधनों का इस्तेमाल किया है, ताकि फ्लोटिला और उसमें शामिल लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके तहत स्पीड बोट्स, बड़े जहाज और हवा में उड़ने वाले पैराग्लाइडर्स तक तैनात किए गए। एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने गजा फ्लोटिला के 300 से अधिक एक्टिविस्ट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। इन सभी को डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है, ताकि इन्हें उनके अपने देशों को वापस भेजा जा सके। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसे मानवाधिकार और समुद्री सुरक्षा के नजरिए से लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सही जानकारी पा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी अगली रिपोर्ट आप सबसे पहले देख सकें। हमसे जुड़े रहिए और सच की खबरों के साथ हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।